नमस्कार। सवाल आज का देखने अवसर मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर तनातनी अब खुली धमकी तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर रखा है और साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करता तब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले से ही गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। सिंध और बलूचिस्तान में नहरों का जल स्तर लगातार गिर रहा है और कृषि क्षेत्र पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की ये चेतावनी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इस मुद्दे पर तनाव और बढ़ सकता है। क्या पानी अब दक्षिण एशिया की नई रणनीतिक ताकत बन चुका है और भारत की जल नीति आने वाले समय में पाकिस्तान पर कितना दबाव बना सकती है। आज इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के फैसले से पाकिस्तान की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यदि देश की जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटेगा। दरअसल भारत ने स्पष्ट किया है कि सीमा पार आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। वहीं भारत की ओर से सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बेहतर उपयोग के लिए नए बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं पर काम तेज करने के संकेत भी दिए गए हैं। पाकिस्तान की कृषि, उद्योग और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। ऐसे में जल आपूर्ति को लेकर बढ़ती आशंकाओं ने इस्लामाबाद की चिंता और बढ़ा दी है। अब दुनिया की नजर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते इस जल विवाद और इसके संभावित प्रभावों पर टिकी हुई है। रुक करते हैं चर्चा का। तीन खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम इन बातों को लेकर चर्चा भी करेंगे और बातों को समझेंगे, कुछ भी करेंगे। डॉक्टर अब्दुल मलिक है हमारे साथ, भाजपा से स्पोक्स पर्सन। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शान खान है हमारे साथ, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अलावत हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में अभिषेक सर से करूंगा। सर, क्या पाकिस्तान की धमकी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? सिंधु जल संधि स्थगित होने का सबसे बड़ा असर क्या होगा अब आने वाले समय के अंदर, क्या कुछ लगता है? देखिए साहिल जी, सर्वप्रथम आपको और मेरे दोनों को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये जो धमकियां पाकिस्तान दे रहा है ये गीदड़ भप्पियों से ज्यादा और कुछ नहीं है। जो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उस समय भारत इतना कमजोर था कि वर्ल्ड बैंक के पैसों की हमें बड़ी आवश्यकता रहती थी। वर्ल्ड बैंक से हमें पैसों की जरूरत रहती थी। तो एक तरीके से आर्म ट्विस्टिंग हुई थी उस समय भारत की। जो भी मौजूदा सरकार थी, मैं सरकार पे ब्लेम नहीं डाल रहा हूं, पर चूंकि उस समय भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी कि भारत अपने मुफादों को आगे रखते हुए इस पे साइन करता। परंतु उस समय हम कमजोर थे, बेल आउट्स के पीछे हम मजबूर थे, तो हमने ये जल संधि की। हमारे से कई गुना ज्यादा पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है इस संधि के तहत, और इस पानी से जो फसल तैयार हो रही है वो फसल भारत को ब्लीड करके मारना चाहती है विद 1000 कट्स, जो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। उनकी आर्मी जो ये कहती है कि हम जिहादी आर्मी है और एक दिन हमें गजवाए हिंद करना है, भारत के टुकड़े टुकड़े करने। कश्मीर में, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, हम लोगों ने तो फर्स्ट हैंड देखा है कि किस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक सीमा होती है, एक सीमा तक भारत ने इस ट्रीटी को बरकरार रखा। अपने लिए हमने जल का उतना ही प्रयोग किया जितना उस ट्रीटी के तहत था। आज की तारीख में भारत चूंकि अब सशक्त है, हमें आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास भागने की आवश्यकता नहीं है लोन्स के लिए, कि जिससे कि वो हमें मजबूर कर सके और ज्यादा। तो आज उस कौम को, जो कौम हमारे देश को बर्बाद करना चाहती है, हमारे देश को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करने का जो ख्वाब पाले बैठे हैं, उन लोगों का, मेरी इच्छा ये है, ये मेरी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरी ये बड़ी प्रसन्नता होगी अगर हम वहां पे जो बहने वाला पानी है उसका टैप पूरी तरीके से बंद कर दें। ये एकदम तो ओवरनाइट तो संभव नहीं है, इसमें 10 से 15 साल लगेंगे, पर यह काम शुरू कर देना चाहिए सरकार को कि डैम्स का निर्माण हो और पाकिस्तान को जाने वाला सारा पानी रुक जाए। वहां के बलूचिस्तान और सिंध की सारी जो एग्रीकल्चर है वो इंडस, झेलम और सतलुज इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। और
अगर ये पानी हमने रोक दिया, उनका पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और उनका एग्रीकल्चर, दोनों को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। और दुश्मन के साथ ज्यादा इंसानियत हमने दिखा ली। 60-70 साल ये ट्रीटी को हो गए हैं, हमने जितनी इंसानियत दिखानी थी दिखा चुके हैं। अब मेरे ख्याल से समय आ गया है पाकिस्तानियों को उसी भाषा में जवाब देने का जो उनको समझ में आती है। जी साहिल। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, मैं रुख करता हूँ डॉक्टर अविरल मलिक का। सर, क्या पाकिस्तान की यह धमकी उसकी घबराहट का संकेत साफ तौर पर दिखती है? क्या भारत सिंधु जल संधि को स्थायी रूप से समाप्त करने पर भी विचार कर सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से समाप्त करने का और तमाम सारे सवाल, तमाम सारी चीजें जो भी आवश्यकता होती है समय अनुरूप वो किया जाता है। समय के साथ साथ वो सब फैसले लिए जाएंगे जो भी आवश्यकता होगी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पाकिस्तान का, एयर स्ट्राइक का सवाल हो, सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल हो या ऑपरेशन सिंदूर का सवाल हो, तमाम सारे विषयों पे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जम्मू कश्मीर में भी शांति व्यवस्था बरकरार रहे और जम्मू कश्मीर के हर कोने में शांति आए, अमन चैन आए, 370-35 की समाप्ति से लेके तमाम सारे स्टेप्स लिए गए। वहां पत्थरबाजी के समाप्त होने का विषय हो या फिर जम्मू कश्मीर में एक तरीके से अमन चैन पीस लाने का विषय हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिलाने का विषय हो, एक झंडा, एक संविधान, एक विधान पूर्ण रूप से लाने का विषय हो, तमाम सारी चीजें जम्मू कश्मीर में हुई। जो परिवर्तन आया जिससे पाकिस्तान को भी निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उसे एक तरीके चिढ़ भी महसूस हुई, एक तरीके का खतरा भी महसूस हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय है जो जम्मू कश्मीर में एक अफवाह फैलाने का जो दौर चलाया जाता था पाकिस्तान के द्वारा, वो निश्चित रूप से कम हुआ, समाप्त हुआ, ब्रेक हुआ, वो चैन टूटी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान की कोई छवि नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे एक आतंकवादी मुल्क, एक तरीके से मैं समझता हूँ टेररिज्म की फैक्ट्री के रूप में पाकिस्तान को जाना जाता है स्पष्ट रूप से। और जहां तक विषय है इन मामलों पे, ये जो इंटरनेशनल लेवल के विषय हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, तो भारत सरकार इस पे पूर्ण रूप से सशक्त है, मजबूत है। और विदेश मंत्रालय हो, विदेश मंत्री जी हो, विदेश सचिव जी हो या विदेश राज्य मंत्री जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, इस विषय पे स्पष्ट है। और विपक्ष जो है, हम विपक्ष के भी साथ हैं। विपक्ष की जो राय है इन विषयों को लेकर, विपक्षी भी हर राय को लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी जो राय देती है उस राय को भी लिया जाएगा, विपक्ष की सारी राय शामिल की जाएगी। शान खान जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के शानदार नेता हैं, जो ये भी राय देते हैं उस राय को भी हम तो सम्मिलित करेंगे। उसके आधार पर फैसला होगा, क्योंकि ये देश सबका है, हर भारतीय का है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारा मानना है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम बात करते हैं, लेकिन आतंकवाद को समाप्त करना हमारा कर्तव्य है और हम करके रहेंगे। शान खान जी का रुख करता हूं मैं। शान खान जी, किस तरह से जवाब देंगे इन सब बातों का आप? और जो बात कही गई ख्वाजा आसिफ द्वारा, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस नजर से देखता है कांग्रेस? जी सर। देखिए साहिल जी, पाकिस्तान के राजनेताओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग इतिहास से कोई सीख नहीं लेते हैं। ये सन 65 में पीटे गए, ये सन 71 में पीटे गए, करगिल में पीटे गए, उसके बावजूद भी इनका बड़बोलापन जा नहीं रहा है। दरअसल समस्या ये है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार की सरेंडर नीति है, अभी पहलगाम में इन लोगों ने आतंकवादी आक्रमण करवाया, उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। भारतीय सेना लाहौर और कराची तक पहुंचने में सक्षम थी, किंतु कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मोदी सरकार ने ट्रंप के दबाव में आकर सरेंडर कर दिया, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के राजनेताओं का मनोबल बढ़ रहा है। जिस प्रकार से पहलगाम होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आसिम मुनीर को भोजन के लिए बुलाया, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के राजनेताओं का मनोबल बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार संदेश अमेरिका का और पाकिस्तान को हमें देना था, हम नहीं दे पाए, उसमें हम विफल हो गए, इसीलिए पाकिस्तान का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। किंतु मैं पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों सुधर जाओ। 65 को, 71 को, 1999 को याद कर लो। हमारा प्रधानमंत्री कमजोर हो सकता है, किंतु हमारा देश कमजोर कतई नहीं है। जिस दिन हम चाहेंगे आपकी छाती पर चढ़कर तिरंगे को लहरा देंगे। जिस दिन हम चाह लेंगे, हम रात को चाहेंगे तो सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, यदि हम दिन में चाह लेंगे तो रात का भोजन हम कराची में करेंगे। इसीलिए पाकिस्तानी लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बड़बोलापन छोड़ दीजिए। हमने आपको बार बार पीटा है, बार बार आप घुटनों पर आए हैं, इसीलिए बड़बोलापन छोड़ दीजिए। रही बात हमारी सरकार की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी यही कहूंगा कि आप सत्ता में बैठे हैं, किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। एप्स्टीन फाइल के लिए या अदानी को बचाने के लिए जिस प्रकार से
मोदी जी सरेंडर हो चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं। कहीं ना कहीं उससे भारत के साख को बट्टा लग रहा है। भारत की विदेश नीति केवल और केवल पीआर बन के रह चुकी है। और जिस प्रकार से एप्स्टीन फाइल को आगे रखकर ब्लैकमेल करके ट्रंप मोदी जी को सरेंडर करवा रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को भी विचार करना चाहिए कि मोदी जी इस देश के लिए एक कमजोर कड़ी बन चुके हैं, जो स्वयं को और अपने मित्र को बचाने के लिए राष्ट्र हितों के साथ समझौतों पे समझौते कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। ठीक है सर, करता हूँ दोबारा आपका। मैं डॉक्टर अविरल आपसे जवाब सब चाहूंगा मैं, पर पहले मैं डॉक्टर अभिषेक अलावत का आरोप करूंगा। डॉक्टर अभिषेक अलावत, क्या वाकई में प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है? क्या वाकई में हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है? और जिस तरह की बातें कांग्रेस रख रही है कि ट्रंप के दबाव में आने के बाद जो है बड़े फैसले लिए गए थे, तो क्या ये बातें सही हैं? क्या कांग्रेस अगर ये सवाल उठाती है तो क्या 1965 1971 को भुला दिया जाता है? क्या एक्साइज चिन्ह को भुला दिया जाता है? साहिल जी, देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी मजबूत हैं या कमजोर हैं, इस बात का जवाब अगर डॉक्टर अविरल मलिक जी दे तो बेहतर है। मैं भाजपा से तो ना मैं ताल्लुक रखता हूं, ना सरकार में मेरा कुछ वो है। मैं एज ए इंडिपेंडेंट, हाँ, मैं एज ए ऑब्जर्वर के तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि एक कोट कही जाती है कि पाकिस्तान आज तक हमसे जंग के मैदान में कोई युद्ध नहीं जीता, पर नेगोशिएटिंग टेबल पे जंग हमेशा पाकिस्तान ने जीती है। आप इतिहास उठा के देखिए, 71 में उनके 93,000 सैनिक हमारे पास थे और हमारे लगभग 3,000 उनके पास थे। हमारी सेना सिंधु को, जो उनका सिंध वाला एरिया है, उसमें इतने आगे तक घुस चुकी थी कि उसमें तिरंगा लहरा दिया था, उसे भारत के अपनी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे दिए थे हमारी सेना ने। और बांग्लादेश तो लगभग हमारे लिए फोर द हाथ में था, लड्डू था हमारे हाथ में। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा बेकार आदमी जिसको पाकिस्तानियों ने फांसी पे चढ़ा दिया, वो भारत में आया और आयरन लेडी को झुका दिया उसने। हमें उसके 93,000 सैनिक वापस देने पड़े, उसकी सारी जमीन उसे वापस देनी पड़ी, जो हमारे सैनिकों ने खून पसीना अपने गले कटवा के जो हासिल की थी। वो 71 की जंग में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जवानों की जो कामयाबी थी उसके ऊपर पानी फेर दिया उस समय की सरकार ने। वो किसी भी पार्टी की हो, मैं पार्टी पे चिन्हित नहीं कर रहा हूं, परंतु आज का जो समय है, जिन ट्रंप से एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया जाता है, मेरे को पता नहीं है आप में से कितने लोगों ने, आप गूगल सर्च करिए, जितना जानकारी कर सकते हो उसमें पढ़िए तो सही। उसमें मोदी जी का के विषय में अगर कुछ कहा गया हो तो बताइए। हरदीप पुरी जी का नाम उसमें आता है, वो भी ईमेल एक्सचेंज में, और वो भी इसलिए कि ये गंदा भारतीय आदमी है, ये हमारी बात नहीं सुनता, लगभग इस तरह की भाषा है। तो मैं तो चाहता हूं कि उन एप्स्टीन फाइल्स को, साहिल जी, आप एक बार एक प्रोग्राम इन्हीं पे रख लीजिए। ये स्पष्ट तो हो कि एप्स्टीन फाइल चिल्लाते रहते हैं विपक्ष वाले, ये सारे हम जैसी आम जनता को स्पष्ट हो जाए कि उसमें लिखा क्या है। मैं इनसे, जो शान भाई है, मेरा ज्यादा ताल्लुक इनसे है नहीं, परंतु मैं इन्हीं से अनुरोध करना चाहूंगा कि एप्स्टीन फाइल के विषय में जो भी तथ्यात्मक पॉइंट्स आपके पास हैं उन्हें हमारे सामने रखिए, जिससे कि हमारी भी आंखें खुल पाए। क्योंकि अभी जो हमने देखा, अभी कुछ ही दिन पहले जब मोदी जी की और ट्रंप जी की जब बैठक हुई, तो ट्रंप का ये कहना था कि आप मेरे अच्छे मित्र हैं और भारत पे अगर हमला होता है, हालांकि भारत को इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे ऊपर अगर कोई हमला करता है, भारत मोर देन एनफ कैपेबल है, हमारी सेना, कि हम चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दोनों मिल भी जाएं, तब भी हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काबिल है। और रही बात, बाद में उसने एक इंटरव्यू हुआ ट्रंप का, और उससे पूछा गया कि दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता आप बताइए जिनको आप अपने से अलावा सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हो। मैग्लोमैनियक है ट्रंप, एक मैग्लोमैनियक साइकेट्रिक हेल्प की उसे आवश्यकता है, परंतु वो कहता है कि मोदी और शी जिनपिंग, इनसे ताकतवर नेता आज की तारीख में दुनिया में कोई दूसरे नहीं हैं। और मोदी के बारे में तो ये कहा कि ही इज ए टफ, ही इज सो टफ नेगोशिएटर कि मेरी जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो इसके सामने लगभग फेल हो गई हैं। और भारत इस युद्ध की स्थिति में किसी भी में ना जाके, जब ईरान ने हमारे नागरिक मारे, कुवैत में जब उसने हमला किया, तो ईरान की गोलाबारी से भरे, तो हमने कठोर शब्दों में ईरान को भी जो कहना था कहा।
कल परसों में ईरान के कुछ वरिष्ठ नेता भारत आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए। जब मोदी जी ट्रंप से मिले तो ट्रंप से ये मिमियाए नहीं, उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे नागरिक मरे हैं। हालांकि वो जो जहाज था वो भारतीय झंडा नहीं लगा हुआ था उस जहाज के ऊपर, जिस जहाज पे वो नागरिक मरे हैं। वो पेपिया गना एक छोटा सा मुल्क है, उस पर फर्जी नाम से ईरानी ही जहाज था वो, और किसी का नहीं। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो उस जगह ओमान के आसपास मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, वो बता रहे हैं कि ईरान अपने नाम से कोई जहाज नहीं भेज रहा, अपना झंडे से कोई नहीं है, दूसरे छोटे मुल्क हैं उनके नाम से भेजते हैं। और अमेरिका वाले, चूंकि उन्होंने वहां पे बंदिश लगाई हुई है, तो उन तक का तो काम है कि रुकेगा, कि वो आदेश देंगे कि रुक जाइए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो उनका आदेश नहीं मानेगा, तो अमेरिका सुपर पावर है, वो हमला करेगा। तो इसमें भारत की कहां से गलती आ जाती है जिस तरीके का विपक्ष प्रोपोगेंडा बढ़ा रहा है। और रही बात, इस प्रोपोगेंडा से नुकसान भारत की ही छवि को है। ये जो पाकिस्तान के आसिफ जैसे आसिफ जैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, वहां पे मिलिट्री का राज है। ये सब तो पपेट्स हैं, मुखोटे मात्र लोग हैं, इनकी औकात नहीं है ये बिना आर्मी की मदद के कुछ बोल जाएं। इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे नेता भी हुए जो कहते थे पाकिस्तानी कि पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम हम भारत के ऊपर फेंकेंगे। ये जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो इनके जो ये शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, बहुत लंबे समय तक तो ये अपने बंकरों से बाहर नहीं निकले थे। हकीकत ये है जी। ठीक है सर। डॉक्टर अजहर मलिक, भाजपा जो है वो पूरे तरीके से वो काम नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए था। ये जो धमकी मिली है, इसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा वो बहुत जरूरी है। और क्या प्रधानमंत्री कमजोर हैं जिसकी वजह से अब चीजें सही नहीं हो रही, सही पटल पर नहीं आ रही, और कॉम्प्रोमाइज भी हैं? ये बड़ा आरोप है, और एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भी हमेशा सवाल खड़े होते हैं सर। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा आलोचना की गई, आलोचना की जानी चाहिए, और वो विपक्ष का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बेसिक राइट है। तो मैं समझता हूं इनकी कोई इसमें गलती नहीं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक्शन हुए पाकिस्तान के ऊपर, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में शांति हुई पाकिस्तान के खिलाफ जाके। पाकिस्तान चाहता था कि अनस्टेबिलिटी बनी रहे जम्मू कश्मीर में, लेकिन शांति नहीं हुई। 370 35 से भी चला गया। और उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ बहुत ऐसे रीजन्स हैं जो आतंकवाद के गढ़ हुआ करते थे, चाहे वो एक तरीके से पामपोर हो, कुपड़ा हो, हंदवाड़ा हो, शिकार का रीजन हो, या फिर ये आपका एक तरीके से जो मैं समझता हूँ बारामूला का एरिया है, या बहुत ज्यादा टेररिज्म था और बड़े स्तर पे था। और आज आप जाके देखिए, आज आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। और सुशील कुमार शिंदे जी सेंटर में होम मिनिस्टर रहे, बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता, उनके द्वारा भी एक बयान दिया गया था, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये रियलिटी है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। शशि थरूर साहब हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, उन्होंने भी जो अभी बयान दिया रिसेंटली, जो उनके द्वारा भी ऑब्जर्व वहां किया गया जम्मू कश्मीर में, तो स्पष्ट है जिस तरीके से वहां शांति हुई, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब है। अगर जम्मू कश्मीर में शांति होती है, स्टेबिलिटी होती है, पीस होती है, वहां डेवलपमेंट होता है, वहां के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उन्हें एक तरीके से मिलती है, और उसके साथ साथ वहां करप्शन समाप्त होता है, तो ये पाकिस्तान के मुंह पे एक, मैं समझता हूँ, करारा तमाचा है। और पंजाब की भी अगर बात कर जाए, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, और अभी इन फ्यूचर अभी रिसेंटली चुनाव भी है वर्ष 2027 में, तो पंजाब में भी आज शांति है। और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो शांति करने का काम किया गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है वो भी सबको मालूम है। भगवंत मान साहब की सरकार है, सिद्धू मूसेवाला का विषय हुआ, और तमाम सारी चीजें हुई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत बुरा हाल है। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर जाए, तो कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर उसका विरोध करती है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है वहां, जो भगवंत मान साहब कर रहे हैं उसका। और अगर बात कर जाए एक तरीके से पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को जवाब मिलता रहा है, चाहे एक तरीके से 1965 का विषय हो, 1971 का विषय हो, 1999 वाजपेयी साहब की सेंटर में गवर्नमेंट थी, वाजपेयी साहब के समय में मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। उसके साथ साथ आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार है, इस सरकार में भी जिस प्रकार से एक्शन हो रहा है, तो पाकिस्तान तो घबराया हुआ है। और हम सब भारतीय एक हैं। ये कांग्रेस बीजेपी अलग विषय, पॉलिटिकल विषय, ये आंतरिक राजनीति का विषय है, लेकिन बाहर की अगर राजनीति की बात कर ले जाए, अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात कर ले जाए, और दुश्मन मुल्क को जवाब देने की बात कर ले जाए, तो सबकी राय उसमें हम ले रहे हैं। लीडर ऑपोजिशन साहब है राहुल गांधी जी, उनकी भी राय बहुत महत्वपूर्ण है, ली जाती है। हम ऑपोजिशन की भी राय लेते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी और हम लोग इस राय के हैं
कि लोकतंत्र में आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है और तथ्यों के आधार पर विपक्ष को हमारी आलोचना करनी चाहिए। विपक्ष का यही काम है, यही कर्तव्य है, यही दायित्व होता है विपक्ष का। और अगर इस दायित्व को विपक्ष निभा रहा है तो मैं समझता हूं उसमें कोई हमें समस्या नहीं है, लेकिन हमारे पास दिखाने के लिए है, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से जवाब देने को पूर्ण रूप से तैयार हैं। ठीक है, मैं शान खान जी का रुख करता हूं। सर, किस तरह देंगे आप जवाब इन सब बातों का? और दूसरी बात वही एप्स्टीन फाइल्स की, क्या तथ्य हैं सर उन बातों के? और सर, पाकिस्तान की धमकियों पर भारत का स्पष्ट रुख कैसा होना चाहिए? देखिए साहिल जी, पाकिस्तान के जो नेता हैं वो इस प्रकार की ईदुल भपकी करते रहते हैं, इसे गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए, मैं समझता हूं। किंतु अभी एप्स्टीन फाइल का जो विषय चल रहा था, हमारे माननीय विश्लेषक महोदय ने कहा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। निश्चित रूप से होनी चाहिए। भारत में भारत की सरकार है, भारत सरकार अमेरिका सरकार से बात करे और वहां के एप्स्टीन फाइल में भारत से संबंधित जो भी सामग्रियां उसे मंगाए, संसद सत्र बुलाए और संसद में उसे स्पष्ट रूप से संसद के समक्ष रखे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम तो उसके पक्ष में, भारत सरकार ये पहल करे, क्योंकि विपक्ष ये पहल नहीं कर सकता है। सरकार को पहल करना पड़ेगा, अमेरिका की सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे कहना पड़ेगा कि एप्स्टीन फाइल को लेकर भारत से संबंधित जो भी सामग्रियां हैं वो हमें आप दीजिए और उस सामग्री को लाकर भारत के सदन में रखा जाए और उस पर चर्चा की जाए। इस बात पर टोक रहा हूं, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा सर। अगर तथ्य कोई नहीं है एप्स्टीन फाइल्स का, फिर उसको उठाया क्यों जाता है बार बार? नहीं, तथ्य साहिल जी पता तो तब चलेगा ना कि तथ्य है कि नहीं है, जब वो फाइल यहाँ पर आएगी, उस पर चर्चा होगी, वो सार्वजनिक होगी, तभी तो पता चलेगा ना। अभी तो वो एक रहस्य है, तो कैसे पता चलेगा कि कुछ है या नहीं है? अब रही बात जिस प्रकार से मोदी जी ट्रंप के आगे घुटने टेक चुके हैं, सरेंडर हो चुके हैं, उससे पता चलता है। तो खुला हो। अभिषेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। जी सर। जो भी एप्स्टीन फाइल में तथ्य है, सत्य है, भारत सरकार उसे मंगाए, संसद का सत्र बुलाए, उस पर चर्चा करे। हम तो चाह रहे चर्चा हो, किंतु ये भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनके काले कारनामे उसमें बंद है। उसके अलावा जिस प्रकार से मोदी जी अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुके हैं, मोदी जी अमेरिका के सामने घुटने टेक चुके हैं, अमेरिका जैसे चाहता है वैसे अपनी शर्तों पर मोदी जी को नचाता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। एप्स्टीन फाइल में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण अमेरिका और ट्रंप मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अदानी वाला जो मामला अमेरिका में चल रहा है, उसमें मोदी जी को भय है कि कहीं अदानी जेल ना चले जाए, और अदानी जेल गए तो मोदी जी का भी नंबर लग सकता है, इसीलिए मोदी जी भयभीत हुए हैं। अब रही बात विदेश नीति की, पठानकोट में आईएसआई को जांच करने के लिए किसने बुलाया था? आईएसआई को पूरा विश्व जानता है कि वो आतंकवाद को पालता पोसता है। उसी संगठन को आप जांच करने के लिए बुलाते हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम हो। ये पाकिस्तान के इशारे पे, आईएसआई के इशारे पे होता है। पहलगाम जब आक्रमण हुआ, उसके बाद डीएसपी देवेंद्र सिंह को आतंकवादियों को मदद के आरोप में पकड़ा गया और एनआईए ने आरोप पत्र तक नहीं न्यायालय में दाखिल किया। इसके वजह से उस व्यक्ति को जमानत मिल गई। तो कहीं ना कहीं ये तमाम कमियां केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों की है, जिसके कारण ये स्पष्ट होता है कि इनकी रक्षा नीति, इनकी विदेश नीति, इनकी कूटनीति कमजोर है, विफल है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि मोदी जी राष्ट्र के लिए कमजोर कड़ी बन चुके हैं। ट्रंप जैसे लोग मोदी जी को दबाकर, ब्लैकमेल करके इस राष्ट्र के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए भाजपा को भी विचार करना चाहिए कि जल्द से जल्द मोदी जी को पद से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया जाए। जी डॉक्टर अभिषेक, कुछ आप कह रहे थे? ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, ये लगभग पब्लिक स्पेस में है सारी। ये इतनी भी छुपी हुई नहीं है कि भारत सरकार को जाना पड़ेगा या पक्ष की ये कुव्वत नहीं है। ये अगर शान साहब को मेरा नंबर दे दीजिएगा, अगर इनको चाहिए जो ओपन फाइल्स है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं भारत सरकार से हो सकता है इस विषय में ज्यादा सक्षम हूं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा सारी को। नहीं, और इसके अभिषेक जी, आप जो उपलब्ध कराएंगे वो आधिकारिक नहीं मानी जाएगी। अमेरिका जो उपलब्ध कराएगा वही आधिकारिक मानी जाएगी। अमेरिका ने जब पब्लिक स्पेस में अमेरिका की जांच एजेंसियों ने जिस फाइल को ओपन कर दिया, पहले आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं और आप एक निजी व्यक्तित्व हैं, हम सरकार नहीं हैं। जब भारत की सरकार किसी से बात करेगी तो किसी सरकार से बात करेगी। भारत सरकार अमेरिका की सरकार से बात करेगी। भारत सरकार, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, माननीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के विषय में एक ईमेल एक्सचेंज का जिक्र है,
जिसमें एप्स्टीन ये कह रहा है हरदीप पुरी जी के बारे में कि ये डर्टी इंडियन जो है ये हमारी बातें मानता नहीं है। ये एक मुलाकात का खुद एक इंटरव्यू दिया हरदीप अभिषेक पुरी जी, जी ने, अभिषेक जिसमें जी, उन्होंने बताया। अभिषेक जी, आप एप्स्टीन फाइल्स के बहुत जानकार होंगे, मैं मानता हूं इस बात को। तो मैं तो चाहता हूं कि अविरल जी ये की अविरल मलिक भाई आपके ज्यादा मेहरबान हैं। मेरे अवि- को ऐसा लगता है ये मोदी जी को हटवा के ही मानेंगे। अविरल जी को वैसे अविरल मैं जी चाहता हूं कि जवाब इस पे दिया जाए कि ये जो हमले की जो धमकी दी है आसिफ, ये जो ख्वाजा आसिफ है, इसको अगर मोदी ना होते पीएम और राहुल गांधी जी पीएम होते तो वो किस भाषा में जवाब देते। मैं बस ये जानने के लिए उत्सुक हूं। और मैं चाहता हूं कि विपक्ष इतना सशक्त हो कि अगर वो चाहें तो भारत का मोदी क्या योगी भी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो भी थर थर कांपे। देखिए, जी ठीक। देखिए डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। और मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान इतिहास से सीख नहीं लेता है। राहुल जी प्रधानमंत्री होते तो 65 की तरह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती। राहुल जी प्रधानमंत्री होते तो 71 की तरह पाकिस्तान का एक टुकड़ा और हो गया होता। तो ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। जब राष्ट्र की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी एकजुट रहती है। मैं भाजपा के लोगों से इसीलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस राष्ट्र के लिए कमजोर कड़ी है, हटाइए उनको। आपकी पार्टी से कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनाइए। जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जो व्यक्ति डर रहा है, भयभीत हो चुका है, वो कभी भी राष्ट्र के लिए बेहतर नहीं साबित हो सकता है। भाजपा के अंदर ये मंथन होना चाहिए कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए। ठीक, बड़ी अहम बातें आपने रखी हैं, पर सर अक्साई चिन्ह को हम कभी भुला ही नहीं पाते हैं। उसका जिक्र पता नहीं क्यों नहीं होता। 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान के हमारे पास थे उनको वापस क्यों लौटा देता। अब तो हम तो पीओजे के अपने पास ले सकते थे सर। बड़ा ही एक अहम विषय है सर, ये हर बार एक चर्चा के अंदर उठता ही उठता है। सिर्फ हम प्रधानमंत्री के ऊपर चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होता। जी डॉक्टर अविरल मलिक जी। नहीं, बिल्कुल हम पीओके भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। और निश्चित रूप से जो हमारा अधिकार है, जो हमारा क्षेत्र है, वो लिया जाएगा और डंकी की चोट पे लेना चाहिए। ये तो हमारा अधिकार है, बेसिक राइट है, वो हम लेंगे निश्चित रूप से। और रही बात अगर एक तरीके से पाकिस्तान की बात कर ले जाए तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में पाकिस्तान जाना जाता, वही उसकी हैसियत है, वही उसकी औकात है। और वहीं जाके जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पटल की अगर बात कर जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी। सुषमा स्वराज जी ने अपने भाषण में मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया था। हमने तो डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर्स बनाए, प्रोफेसर बनाए और एजुकेशन के सेक्टर में आगे बढ़ने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अगर कुछ किया तो आतंकवाद की फैक्ट्री लगाने का काम किया, आतंकवादियों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हम तो इस चीज को हम कह भी रहे हैं और लोग स्वीकार भी रहे हैं, अन्य मुल्क स्वीकार रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की कुछ इमेज नहीं है, ये स्पष्ट है। पाकिस्तान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और जहां तक विषय हमारी डिफेंस फोर्सेस का, डिफेंस फोर्सेस बहुत मजबूत है और बहुत कैपेबल है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो या फिर आर्मी हो। और सबके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हमारा इंटेलिजेंस भी बहुत मजबूत है, हमारी तमाम सारी एजेंसीज मजबूत हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बहुत मजबूत हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सशक्त हैं और मुंहतोड़ जवाब उनके नेतृत्व में हमेशा दिया जाता है। और माननीय मोदी जी का नेतृत्व बहुत सशक्त है। और जहां तक विषय एप्स्टीन का, तो मैं समझता हूं ये केवल एक अनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से पटल पे अनस्टेबिलिटी फैले या भारत के अंदर अनस्टेबिलिटी आए उसके लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अगर इसमें प्रूफ नहीं है, अगर सबूत नहीं है, तो इसमें क्या लॉजिक है इस चीज का? जब इसमें कोई सबूत नहीं है तो मैं समझता हूं इस विषय बात करना पूर्ण रूप से निरर्थक। ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय साझा किया हमारे साथ, आपका धन्यवाद तीनों का। डॉक्टर अविरल मलिक आपका बड़ा धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और शान खान जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और डॉक्टर अभिषेक लावत आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता ये तनाव सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति का अहम मुद्दा बन चुका है। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जल संकट और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में सिंधु जल संधि और उससे जुड़े फैसले दोनों देशों के और रिश्तों की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ये विवाद बातचीत से सुलझेगा या फिर तनाव का नया दौर शुरू होगा। सवाल आज का में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।